स्टडी साइट। तो अगला हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारत पर प्रभाव। तो पहले हम जानते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़ाव होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़ाव होता है, यह हमारा क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। भौगोलिक सीमा समाप्त हो जाती है तथा वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, तकनीक एवं सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रुकावट के प्रवाह होता है। मतलब वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारे विश्व के देश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वे आपस में पूंजी, तकनीक और सेवाओं का एक दूसरे से बिना किसी रुकावट से आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे में वो आयात निर्यात करते हैं। अब हम देखते हैं आगे वैश्वीकरण के अंग। वैश्वीकरण के क्या क्या अंग हैं? पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता अर्थात निर्यात द्वारा प्राप्त अर्जित विदेशी पूंजी को व्यापार में बेच सकना। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह अर्थात भारतीय पूंजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं तथा विदेशी पूंजीपति भारत में निवेश कर सकते हैं। ये सब वैश्वीकरण का अंग है। वैश्वीकरण का अंग क्या है कि एक तो हम न किसी भी देश में अपना निर्यात या आयात कर सकते हैं, और दूसरी क्या है कि हमारी जो पूंजीपति हैं, जो हमारे यहाँ के जो पूंजीपति हैं वो विदेशों में अपने निवेश कर सकते हैं, और जो विदेशी पूंजीपति हैं वो भारत में निवेश कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक क्या क्या हैं? किन कारकों से वैश्वीकरण प्रभावी होगा? तो पहला कारण है वो तकनीकी प्रगति में परिवर्तन करना। जो पहले जो तकनीकी विकास है, जो टेक्नोलॉजी था, उसमें धीरे धीरे क्या है, सुधार होते जा रहे हैं। दूसरा क्या है, उदारवादी नीतियाँ भी वैश्वीकरण को प्रभावित करेगी। अगर जैसे भारत में क्या है कि उदारवाद है, हम अपने दूसरे जगह के निवेशक भी हमारे यहाँ निवेश करते हैं और हमारे निवेशक भी दूसरे यहाँ निवेश करते हैं। जबकि अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो वहाँ पर क्या है, वो पूरी तरह से बंद है। मतलब वहाँ पर बाहर के लोग निवेश नहीं कर सकते और ना वहाँ के लोग बाहर में निवेश कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में वैश्वीकरण को क्या होगा, बढ़ावा नहीं मिल पाएगी। तीसरा क्या है, प्रतिस्पर्धा होने से भी वैश्वीकरण क्या होते हैं, प्रभावित होता है। वैश्वीकरण प्रभावी होता है, प्रतिस्पर्धा होगा तो उससे भी वैश्वीकरण बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर तकनीक में प्रगति हो रहा है तो वैश्वीकरण बढ़ेगा, उदारवादी नीतियाँ अगर बन रही है तो वैश्वीकरण बढ़ेगा, अगर प्रतिस्पर्धाएँ हो रहे हैं, देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रहा है तो उससे भी वैश्वीकरण का विकास होगा। अब आते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव क्या होता है। तो जानते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का प्रभाव सर्वत्र सभी वर्गों पर समान नहीं है, पर इसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है और कुछ हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। तो वैश्वीकरण के कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं और कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। अब ये क्या क्या प्रभाव कैसे होते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला क्या है, उपभोक्ता पर प्रभाव। वैश्वीकरण और उत्पादों की स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बृहद स्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, और इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे सब अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत के लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब प्रतिस्पर्धा होने से, वैश्वीकरण की वजह से क्या है, एक ही सामान को अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग देश की कंपनियां बनाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उनकी उत्कृष्टता में, उनकी क्वालिटी में और कीमत में हम तुलना करते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है हम वो खरीद सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो हम उपभोक्ता के लिए, जो कंज्यूमर है, उसके लिए इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। निवेशकों पर प्रभाव। निवेशक पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं? तो विगत 15 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में निवेश किया है। विदेशी निवेश भी इन्हीं उद्योगों और सेवाओं में हुआ है, जिसमें निर्यात वृद्धि की संभावना है। तो निवेशक क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ऐसे चीज़ों में या ऐसे वस्तुओं में वो अपना निवेश करते हैं, ऐसे कंपनी में अपना निवेश करते हैं जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। तो निवेशकों को भी इससे क्या होता है, फ़ायदा होता है, इससे बेनिफिट होता है। शीर्ष कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर? अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई स्पर्धा से लाभान्वित हुई है। टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, रेनवैक्सी हो गया, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अनेक क्रियाकलापों का प्रसार कर रही है। तो जो
वैश्वीकरण है उससे शीर्ष कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसे भी क्या है, उसे भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। तीसरा है सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण से सेवा प्रदाता कंपनियां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन करती हैं। तो जो सेवा क्षेत्र है वो क्या है, वो सूचना और मतलब कम्युनिकेशन हो गया और जो ये टेक्नोलॉजी वगैरह होता है, इन कंपनियों के लिए वो अवसर का सृजन करती है, अवसर प्रदान करती हैं। अब आते हैं सेवा क्षेत्र पर प्रभाव हो गया। अब हम देखते हैं छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो छोटे उत्पादक होते हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वैश्वीकरण का। तो वैश्वीकरण के प्रभाव से छोटे उत्पादकों को या तो अपने उत्पादन बंद करने पड़े या उत्पादन कम करना पड़ा, अथवा अपने उत्पादन को उत्पादित करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचना पड़ा, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बाजार में अपने ब्रांड नाम से बेचा और अधिक धन कमाया। कहने का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण से छोटे उत्पादक जो होते हैं ना, उन्हें इसमें क्या होता है, इसमें लॉस उठाने पड़ते हैं, क्योंकि उनका सामान डायरेक्ट नहीं बेचा जा सकता है। तो क्या करते हैं, वो अपने सामान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत कम दाम पर उनसे वो सामान खरीदती हैं और फिर उस पर अपना ब्रांड लगाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचती हैं, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। भारत में वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कारक। भारत में वैश्वीकरण आया या वैश्वीकरण के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार है। तो पहला देखते हैं, प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से हुई प्रगति। भारत में क्या है, इन दिनों टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है। निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का उदारीकरण किया गया है कि अब हमारे यहाँ भी बहुत सारे कंपनियों में 100% तक निवेश विदेशियों द्वारा किया जा सकता है और हमारे लोग भी विदेशों में अपना निवेश कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रों का सहयोग भी भारत को मिल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी इकाइयों तथा कार्यालय स्थापित किए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो भारत में अपनी इकाइयां और कार्यालय भी स्थापित किए हैं। तो भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है, कि क्यों भारत में वैश्वीकरण चाहिए। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां एक उन्नत बाजार उपलब्ध है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर क्या है, बहुत उन्नत बाजार उपलब्ध है, जहां उपभोक्ताओं का एक विशाल समूह है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे उपभोक्ताएं रहते हैं। भारत में वैश्वीकरण का समर्थन निम्न कारणों से किया जाता है। तो वैश्वीकरण का यहाँ समर्थन क्यों किया गया है, इसके निम्न कारण है। क्या क्या कारण है वो देख लेते हैं। पहला कारण है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु। अगर हमारे यहाँ क्या होगा, वैश्वीकरण होगा तो उससे क्या होगा, प्रत्यक्ष निवेश में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और उससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति हेतु, उपभोक्ता के अच्छी वस्तुएं मिल सके। उत्पादन के स्तर को उन्नत करने हेतु नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायक होता है। मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास होता है। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होती है। नए बाजार तक पहुंच होता है। तो इन सब कारणों से भारत में क्या है, इन सब कारणों से भारत में वैश्वीकरण को लाया गया। इन सब में जो विकास हो, इसके लिए वैश्वीकरण को भारत में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम अगला देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। इन दिनों वैश्वीकरण से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो स्थानीय उत्पादकों एवं निर्माताओं के बीच में कड़ी स्पर्धा देखने को मिल रही है। श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित नहीं है। हाँ, ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है, इसकी कमी है कि वैश्वीकरण से क्या है ना, जो श्रमिक हैं जो कि अकुशल है, कुशल श्रमिक जो ट्रेंड श्रमिक होते हैं उन्हें तो मिल जाता है रोज़गार, लेकिन जो अकुशल श्रमिक होते हैं उन्हें रोज़गार मिलने में कठिनाई होती है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिल रहा है। मतलब वैश्वीकरण श्रमिकों के जीवन को प्रभावित करता है, उसे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस पर। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और मजदूरी काफ़ी कम होती है। अनाज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित है। अनाज नहीं है, आज ये लिखा हुआ है, आज अधिकांश श्रमिक जो है वो असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं।
सरकार लोगों को न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए निम्न प्रकार से आश्वस्त कर सकती है। अब सरकार जो है वो कैसे वैश्वीकरण हो रहा है उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़े, श्रमिकों पर भी उसका बेनिफिट हो, तो इसके लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। तो सरकार क्या कर सकती है, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। मतलब वैश्वीकरण से जो लाभ हो रहे हैं, अगर मान लीजिए एक कंपनी वैश्वीकरण के प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, तो उसका बेनिफिट मजदूरों को भी मिलना चाहिए। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इसकी नीतियों में केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की संरक्षण करना है। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती हैं जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। मतलब सरकार छोटे उद्यमी जो होते हैं, जो कि वैश्वीकरण के कारण उनका उद्यम या उनका इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है, सरकार वैसे इंडस्ट्रियों को मदद तब तक करती रहेगी जब तक कि वो प्रतिस्पर्धा करने लायक न हो जाए। अब हम जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहने का मतलब होती हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी शाखाएं, अपने ब्रांच को एक देश से दूसरे देश में खोली हुई रहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। मतलब एक से अधिक देशों में उत्पादन पर वो नियंत्रण बनाए रखती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय अथवा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना, वहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित करेगा, वहाँ पर अपना ब्रांच स्थापित करेगा, जहाँ पर उसे क्या क्या होनी चाहिए, सस्ता ऋण एवं अन्य संसाधन मिल सकेगा, जहाँ पर उन्हें सस्ता ऋण और अन्य संसाधन मिलेंगे, जहाँ बाजार नज़दीक में होगा, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाएंगे, जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ऐसी सरकारी नीति जो उनके हितों की देखभाल करेगी, तो वैसे जगह पर क्या करेंगे, वैसे जगह पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो अपना फैक्ट्री या अपना ब्रांच खोलेगी। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। मतलब एक अमेरिका की ये होता क्या है, समझिए इस बात को, कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो छोटे छोटे कंपनियों से सामान खरीदती है और उसे अपना ब्रांड बनाकर उसे बाज़ारों में बेचती हैं। जैसे कि अमेरिकी की कंपनी है एक कारगिल फूड्स, जो कि भारत के परख फूड्स जैसी छोटी छोटी कंपनियां से सामान खरीदती है और ख़रीद कर उससे क्या करती है, ऊंचे दामों पर अपना ब्रांड लगाकर बेचती है। अब आते हैं निवेश क्या होता है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। मतलब जब हम भूमि खरीदते हैं या भवन खरीदते हैं या मशीन खरीदते हैं या अन्य उपकरण को खरीदते हैं, तो उस पर जो हम पैसे जो हम उस पर खर्च करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब वो हमारा निवेश कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जब बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आकर अपना पैसा लगाती हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उनके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, जो स्थानीय कंपनियां होती हैं, जैसे अगर अमेरिका की कोई कंपनी है तो वो भारत के कंपनी को क्या करेगी, छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लेगी और छोटे छोटे कंपनियों को खरीद लेगी और ख़रीद कर उससे उत्पादन करवाएगी और उसकी शाखा का विस्तार करवाएगी, जिससे वो ज़्यादा बेनिफिट उसे हो सके। विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। तो विदेशी व्यापार घरेलू बाज़ारों अर्थात अपने देश के बाज़ारों से
बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर देता है। विदेशी 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 व्यापार क्या हुआ? तो विदेशी व्यापार में क्या होता है कि जो घरेलू बाजार विदेशी व्यापारी घरेलू बाज़ारों अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान मिलता है। जो हमारे देशी जो सामान है उसे विदेशों में भेजने के लिए एक विदेशी व्यापार का सहारा लिया जाता है या विदेशी व्यापार उसमें लाभदायक होता है। अब हम आते हैं आगे। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्प का विस्तार होता है। सामान्यतः व्यापार के खुलने से जब व्यापार अगर देशों के बीच में खुल जाता है तो उससे क्या क्या होता है? एक देश दूसरे देश में जब व्यापार करते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है? वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। फिर क्या? तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक है। विदेशी व्यापार में क्या होता है? अलग अलग देशों के बाज़ार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? SEZ, इसके बारे में पूछा सकता है कि SEZ क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र वे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित हैं। मतलब SEZ ऐसा क्षेत्र होता है जो विश्व स्तर पर सुविधाओं से सुसज्जित होता है। मतलब इसमें विश्व स्तर की सुविधाएं होती हैं। वे कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित करती हैं उन्हें 5 वर्षों के लिए करों में छूट प्रदान की जाती है। मतलब ये जो SEZ जो होता है ना वो एक प्रकार का क्षेत्र होता है जहाँ पर विदेशी कंपनियाँ वहाँ पर क्या करती हैं? वहाँ पर निवेश करती हैं या वहाँ पर अपनी इकाइयाँ स्थापित करती है, अपना ब्रांच वहाँ पर स्थापित करती है। तो इसके लिए उन्हें 5 वर्षों तक कर में छूट दी जाती है। वे विदेशी निवेश को स्थापित करने के लिए आकर्षित करती है, क्योंकि SEZ जो होता है ना उसमें सभी तरह की सुविधाएं दी जाती है और जो कंपनी वहाँ पर अपना यूनिट स्थापित करता है उसके सभी तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है। न्याय संगत वैश्वीकरण के अर्थ। न्याय संगत वैश्वीकरण के क्या अर्थ हैं? तो न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। मतलब वैश्वीकरण को हम कैसे न्याय संगत बनाएं, कैसे उसे हम जस्टिफिकेशन कर सकते हैं तो इसके लिए क्या है कि वैश्वीकरण जो है वो सभी के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इससे संभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे स्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकती है। अब न्याय संगत वैश्वीकरण अवसर सृजित करेगा, क्योंकि न्याय संगत अगर वैश्वीकरण हो मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव पूरे समुदाय पर अगर एक समान पड़ रहा है तो उससे क्या होगा? अवसर सृजित करेगा। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों का बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकारी नीतियाँ केवल धनी और प्रभावशाली लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों के संरक्षण होना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अनेक अधिकार मिल सके। सरकार को छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद करनी चाहिए जब तक वे स्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। अभी तक ये 2-3 बार आ चुका है ये। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है। सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के लिए समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए ज़रूरी है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो सभी पर एक समान पड़े, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, या जो छोटे स्तर के जो उद्यमी हैं, छोटे स्तर के जो इंडस्ट्री जो लगाते हैं, उसे सरकार को तब तक उसका सहयोग करना चाहिए जब तक कि वो बड़े कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके। अगर बड़े कंपनियों के वजह से छोटे कंपनी का अगर कुछ छोटे कंपनी अगर ख़त्म हो रही हैं, तो सरकार को यह अधिकार है कि वो उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े कंपनियों पर कुछ रोक लगा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार औपनिवेश पर अवरोध लगाने के निम्न कारण थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद विदेशी व्यापार को भारत में विदेशी व्यापार पर कुछ हद तक अवरोध किए गए, कुछ हद तक उसमें रोक लगाया गया। इसके निम्न कारण थे। क्या कारण थे? छोटे उत्पादकों और वस्तुओं को विदेशी स्पर्धा से संरक्षण के लिए, जो छोटे उत्पादक थे और जो उनकी वस्तुएं थी, उन्हें विदेशी से स्पर्धा से संरक्षण के लिए ऐसा किया गया ताकि ये जो इनके उत्पाद भी बिक सके। उसके बाद उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता थी जिसमें वे वृद्धि कर सकते हैं तथा विकसित देशों की स्पर्धा करने के लिए तैयार हो सके। जो छोटे छोटे उद्योग थे उन्हें विकसित होने के लिए समय चाहिए था ताकि वे विश्व के अन्य उद्योगों से अपना प्रतिस्पर्धा कर सके। कुछ खास वस्तुओं को छोड़कर अधिकतर ने आयात पर प्रतिबंध था। अवरोधों को हटाने के कारण, पहले तो अवरोध लगाया गया, अवरोध लगाने का हम 3 कारण देख लिए। फिर अवरोधों को हटाया क्यों गया? उत्पादों की गुणवत्ता का बढ़ाना तथा स्पर्धा का सामना करना। अब जब ऐसा लगा कि हाँ, अब हमारी कंपनियां विदेश के कंपनियों से स्पर्धा कर सकती हैं, तो अवरोधों को हटा लिया गया, जिससे क्या हो सके, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ सके और स्पर्धा का सामना हो सके। विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए। अगर हम विदेश के निवेश नहीं लेंगे, विदेशों से निवेश नहीं लेंगे, विदेशों से इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, तो फिर हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ पैसे की कमी हो जाएगी। जबकि विदेशी निवेश से क्या होंगे, यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री लगेंगे और उससे क्या होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होगा। और एम्प्लॉयमेंट होने से क्या होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और इससे गरीबी में भी सुधार होगा। उत्पादों की आपूर्ति के आदेश प्राप्त करना। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।